आज से 10 क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में आपके पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। जब मैंने आपको लास्ट टाइम ये लाइन बोली तो शायद आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अरे यार मेंस 2026 में भी ऐसा हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से है। बिल्कुल होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैंने कोई आपको लाइन बोली है, कोई स्टेटमेंट बोली है, तो इट इज नॉट अ जनरल और सुपरफिशियल स्टेटमेंट। नो, वो लाइन मैंने तभी बोली है जब मेरे पास उसका एक बेसिस है। और जब तक बेसिस नहीं है, जब तक उसका कोई एविडेंस नहीं है, आई डोंट से एनी सच स्टेटमेंट। तो गाइस, माई सेल्फ अमित मंगतानी, faculty of Indian economy, mentor and the best-selling author here. I am here to talk about my new series that is PYQ Connect. ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि यार सर मेंस 2025 का पेपर या उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनका कितना लिंकेज है हमारे पीवाईक्यू से। दिस पीवाईक्यू कनेक्ट सीरीज गाइज इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट आप लोग प्रिडिक्ट कर सको ओके व्हाट कैन बी द नेक्स्ट FIQs, दैट इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस. So thereby this series PYQ Connect is aimed to highlight the importance of PYQs. आप लोग ऑलरेडी कोई ना कोई आंसर राइटिंग कोर्स या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूलर कोर्स आप ज्वाइन कर रहे होगे, लेकिन सबसे अच्छा ROI आपको मिलेगा, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा इफ यू हैव मास्टरी ओवर योर PYQs. And let me start with the today's PYQ Connect with the GS paper 2 analysis. अगर आप देखोगे GS paper 2, this is the last 10-year trend analysis of GS paper 2, जिसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा सेक्शन गवर्नेंस, थर्ड सोशल जस्टिस. जनरली इन दोनों को आप एक साथ मान लेना, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. एंड द अनदर फोर्थ सेक्शन इज IR. IR में आप हर साल आप देखोगे देयर विल ऑलवेज बी 4 क्वेश्चंस. IR इज ऑलवेज कांस्टेंट, 4 क्वेश्चंस. लेकिन IR के क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कैसे होते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट. क्लियर? ऑन द अदर हैंड आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी देखोगे तो जनरली इसका जो वेटेज है वो 10, 11, 9 कभी कभार आ गए, बट जनरली इट इज एन एवरेज 10. एंड गवर्नेंस सोशल जस्टिस को जब मैं कंबाइन करूं सो इट विल बी 6. क्लियर? एंड हियर इट इज 4. बात सिर्फ वेटेज वाली नहीं है, ये तो एक ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपको दिखाई है दैट कैन इजीली बी डन अगर कोई बंदा सिंपली 10 साल के पेपर ले, उसको एनालाइज करे. लाइक दिस वी हैव क्रिएटेड फॉर यू. ये जो डाटा बनाया है ये मैंने ऐसे सपने में नहीं बनाया है भैया, इसके लिए एनालिसिस लगती है. और जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट टाइम गाइज, ये एनालिसिस मैं लास्ट ईयर से कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम हम पूरी तरीके से पूरे पेपर 2013 से लेके हमने 2024-25 तक, सॉरी अब 25 तक अपडेट कर दिए, बनाए. और जैसे ही हमने एक बार बनाया उसके बाद हमें हर साल सिर्फ इसमें एडिशन ही तो करना है. इस साल हमने बस 2025 ही तो ऐड किया, दैट्स इट. लेकिन कई लोग ये मेरी एक्सेल शीट उठा के वो उसी से कर लें. बहुत अच्छी बात है यार, उनको मेरे पे भरोसा है, बट मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है. मुझे ये है कि जब तक एक एनालिसिस मैं खुद नहीं करूंगा, और अगर मैं नहीं करूंगा मैं आपको एक लाइन नहीं बोलूंगा. ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जब तक वो मैं देखूंगा नहीं या मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगा तब तक वो मैं आपको बोलूंगा दिस इज द बेस्ट कंटेंट. मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है. बाकी लोगों को हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आता हो यहां पर आके यूट्यूब पे एंड बोले अरे यार दिस इज वन ऑफ द नाइस कंटेंट और ये सब कुछ, लेकिन उनको पता है अंदर कि यार वो कितना झूठ बोल रहे हैं. सो मेरा कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा गाइस, तभी आता है. ये चार्ट मैं तभी बोल सकता हूं जब मैंने खुद एनालिसिस करी है. मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे मैं बता दूंगा कि मैंने यहां पे 11 क्यों डाले, मैंने यहां पे 9 क्यों डाले. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. तो ओवरऑल तो सबसे पहला होता है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन. कोई डाउट नहीं. तो 50% जो वेटेज है आपका GS पेपर 2 का दैट गोज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. सर जो आपका बाकी 6% है, 6 to 7 क्वेश्चंस दैट गोज टू गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. IR सर आपके 4 क्वेश्चंस है. IR आपके 4 क्वेश्चन फिक्स्ड है. Clear? Now let us try to understand the questions, the way of asking the question under each section.
हर सेक्शन, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, टॉपिक वाइज एनालिसिस, कभी 10 है, कभी 11 है, कभी 9 है। मैंने सबसे पहले इसको, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को, आई हैव डिवाइडेड लाइक इनटू दीज थीम्स। जब मैं ये थीम बात कर रहा हूं तो मेरा क्लियर होना चाहिए सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। यहां पे जो आप देखते हो ना सिलेबस में सबसे पहला लाइन जीएस पेपर 2 में, इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑल दैट थिंग, वो मेरा है, दैट इज माय वेटेज। देन यू हैव राइट्स बेस्ड इश्यूज, देन फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकल बॉडीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये तो देखो हो गई आपकी एक थीमैटिक। हम माइक्रो थीम की भी मैं बात करूंगा, ये हो गई एक थीमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आप समझ रहे हो, इंडियन पॉलिटी यहां पर क्या है, एक सेक्शन है, सेक्शन। और ये हो गया आपकी थीमैटिक, ये जो मैंने आपको बताया दिस इज थीमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवाईक्यूज। लेकिन सर क्या कुछ माइक्रो थीम्स आप बताओगे इंपॉर्टेंट? लेट अस सी। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इस साल के क्वेश्चंस किस टॉपिक में फिट होने के चांसेस है। हाउ? लेट मी गिव यू एन आइडिया। देखो सबसे पहले एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। जनरली आप देखना, मुझे there is a very less chance that you might get a question from this year. Indian constitution से there is a less chance this time, but rights based issues you are going to get the question. और rights based issues क्या होते हैं guys? This is current based questions, current based questions जो आपकी rights को violate करते हैं। चाहे सर कई बार क्वेश्चन आप देखो, राइट टू लाइफ लिबर्टी पूछा हुआ है ना, राइट टू प्राइवेसी पूछा हुआ है ना, यस और नो, राइट टू एनवायरमेंट पूछा हुआ है ना। सो दैट इज समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। और ये हम आपको स्पेशली इसका एक ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे चेकमेट के साथ कि आपको मजा आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एनीवेयर, जस्ट वेट फॉर दैट। इंडियन फेडरलिज्म डेफिनेटली वन क्वेश्चन, कुड बी टू ऑल्सो। क्यों टू? इसका रीजन क्या है सर? एक क्वेश्चन तो देखो मुझे पता है कि क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन का देयर इज अ गुड चांस कि देयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन 16th फाइनेंस कमीशन। अगर वो इस साल नहीं आया 2026 में तो 27 में जरूर आएगा। 16th फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी हमने अपने चेकमेट नोट्स आपने जो देखे हैं, 1 पेजर नोट्स, उसमें हमने ऑलरेडी 16th फाइनेंस कमीशन को कवर कर लिया। सबसे पहला पार्ट आई फील, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा पीवाईक्यूज, मैंने यहां पे पीवाईक्यूज की लिस्ट नहीं लाया हूं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो पीवाईक्यूज को, आप देखो फाइनेंस कमीशन पे 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार। कभी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट क्या हुई है, हाउ इज फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, उसके रिकमेंडेशंस क्या है, 14th फाइनेंस कमीशन में 2 बार क्वेश्चन आया। तो देयर इज अ गुड चांस कि 16th फाइनेंस कमीशन पे आ सकता है, चाहे वो इस साल हो 2026 में। कुड भी इतना हॉट टॉपिक है तो शायद यूपीएससी बोले नहीं यार इस बार रोक के अगले साल देते हैं, लेकिन करना तो आपको तैयार है। अपार्ट फ्रॉम दैट फेडरलिज्म का फिर बाकी कोई क्वेश्चन आएगा, दैट कुड बी अ स्टैटिक एज सच, वो फिर स्टैटिक ही है ना। एक और पॉसिबिलिटी और है इस सर फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन आने की। सर वो क्या है एक और कोई पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, बट दिस इज समथिंग विल बी अ क्रिटिसिज्म ऑन द गवर्नमेंट साइड, तो मैं थोड़ा उसको लेस प्रायोरिटी रख रहा हूं। व्हाट इज दैट? सर एंक्रोचमेंट बाय एनफोर्समेंट एजेंसी इन द स्टेट्स ऑटोनॉमी। आपने देखा होगा लास्ट 1 to 2 years में that how the investigative agencies they are encroaching, how they are encroaching, or you can say diluting the spirit of federalism. But ये क्वेश्चन अगर पूछा तो that could be a critic against the government, and thereby I feel there is a less chance, although it is one of the dimension, one of the thing that needs to be understood. अब आप लोग सोचो, देखो मैं ये जो थीम बता रहा हूं ना, दिस इज माय एनालिसिस, इट इज नॉट समथिंग मैं आपको बोल रहा हूं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, अरे वो तो स्टैटिक कंटेंट है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं डिनाई कर ही नहीं रहा, नो डाउट अबाउट दैट, बट थिंक अबाउट दिस डिमेंशंस, ऐसे आपको निकालना होता है खुद डिमेंशंस।
आप लोग पूछते हो ना ये हम सर कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हमारे नोट्स कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बिकॉज आई सी इट। और ये शायद अभी नहीं, ये जब से मैं तैयारी करता था ना, मैं तब से क्वेश्चन बनाता था अपने टाइम से। मैंने स्टार्ट ही जर्नी एमसीक्यू क्वेश्चन से की थी, और मैं क्वेश्चन यही सोच के बनाता था कि यार हर एक क्वेश्चन के क्या चांस है आने के। तो मेरा माइंडसेट ही वैसे डेवलप हुआ गया दैट ओके माय ईच क्वेश्चन व्हिच आई एम मेकिंग इट और गिविंग इट टू यू माय कंटेंट, how this can be useful in the examination, whether there's a good chance of coming in the examination or not, तब मैं आपको दूंगा। तो दिमाग में एक रहता है वो वायरिंग में। क्लियर? सो देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई एम प्रिडिक्टिंग दिस ईयर, राइट्स बेस्ड इश्यूज। बहुत जल्दी शायद टॉपिक भी आपको बता दूं। फेडरलिज्म सर स्टैटिक हो सकता है, और 16th फाइनेंस कमीशन डेफिनेटली। इन दोनों में से आपके एक गुड चांस है। स्टैटिक है तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, 16th फाइनेंस कमीशन वैसे भी इजी है, ऐसा कुछ वो नहीं है। सर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन वेरी हॉट टॉपिक। अब देखो इस बार एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ वैसे तो काफी न्यूज में आ गया, अगर यूपीएससी ने दे दिया तो अपने आप कोई बोलेगा यार इतना इजीली प्रेडिक्टेबल टॉपिक कैसे दे देगा, बट आपको तैयार तो करके जाना है। वन थिंग आई एम वेरी मच श्योर कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इसमें से क्वेश्चन आपका एक आना ही आना है। अगर आप हॉट थीम्स देखो ना, हॉट थीम्स, आपकी हॉट थीम्स देखो, फेडरलिज्म कंटिन्यूस क्वेश्चन, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ना क्वेश्चन आ रहा है। एग्जीक्यूटिव से आई पर्सनली फील कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है सच, तो लेट अस सी कि इससे आया तो जुडिशियरी, दिस इज ऑलवेज अ टॉपिक कि जहां से ना एक क्वेश्चन तो कम से कम बन सकता है। लेट अस सी अगेन, एक क्वेश्चन का चांस है जुडिशियरी से, ठीक है। लेकिन आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे ना जो स्टूडेंट कन्विंस नहीं होते, दैट इज समथिंग द बॉडीज पार्ट। Constitutional statutory bodies is one of the most sought topic, but at the same time one of the most understood topic by these students. आप मुझे बताओ, आप लोग फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी का तो मुझे पता लोग इतना इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके जुडिशियरी से नहीं आएंगे वो यहां से आएंगे। तो बॉडीज के आंसर कैसे करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू वन टेम्पलेट, कि अगर कोई सी बॉडी आगे जो नहीं पड़ी हुई है उसका आंसर आप कैसे करोगे, ये मैं आपको उसका टेम्पलेट। और हर साल आप देखो ना, हर साल तो आपको इंपॉर्टेंस खुद रियलाइज हो जाएगी इस टॉपिक की। फिर कंपैरिजन वाली बात है, तो देखो कंपैरिजन एक ऐसी चीज है, कंपैरिजन आई थिंक एक ऐसी चीज है जो, देखो इजीली कुछ चीजें तो हम लोग देते हैं, बट समटाइम्स अब यूपीएससी ने पूछ लिया ऐसा कंपैरिजन जो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक लास्ट टाइम पार्डनिंग पावर कंपैरिजन पूछ लिया। क्लियर? तो वो आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय एनीवन। हाँ, आप पार्डनिंग पावर पढ़ के जाओगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर कैन इट बी प्रेडिक्टेड कि आप यूएस के साथ उसका कंपैरिजन पूछ रहे हो, तो आप आधा ही उसको आंसर कर सकते हो जो आपकी नॉलेज है, ठीक है। सो लाइक दैट सम क्वेश्चंस 3 और 4 व्हिच आई बिलीव, एक राइट्स बेस्ड इश्यूज, इसमें टॉपिक भी आई थिंक मैं आपको बता दूंगा, फेडरलिज्म, एक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एंड देन बॉडीज भी मैं आपको बताऊंगा कि विच इज अ ग्रेट चांस कि कौन सी बॉडी पूछ सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो बताऊंगा दैट इज हाई पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड। देन मूविंग टू गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस ओवरऑल यहां पे 6 क्वेश्चंस आते हैं। अब कभी गवर्नेंस के ज्यादा, कभी सोशल जस्टिस के ज्यादा, कभी ऐसा होता है कि गवर्नेंस से 4 आ जाए, सोशल जस्टिस से 2 हो जाए, कभी ऐसा होता है कि गवर्नेंस से 2, सोशल जस्टिस से 4। पिछले 2 सालों से अगर आप देखोगे, गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन बन रहे एंड सोशल जस्टिस से 2। बट दिस ईयर आई एम एंटिसिपेटिंग दैट देयर विल बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से वेटेज ज्यादा होने का चांस है। आई एम फीलिंग लाइक दैट, बट इवन आफ्टर दिस कुछ भी आप कर लो, ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस which is more or less static but has to be updated with latest facts. That's it. It has to be updated with latest facts. That's it. Updated with latest facts.
इसका सिर्फ चैलेंज है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा। आप चाहे ई गवर्नेंस पढ़ लो, सिविल सोसाइटी पढ़ लो, जो पढ़ लो, आपको डेफिनेटली उसी में से ही आंसर कर पाओगे। हाँ, अब यूपीएससी ने पूछ लिया एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स डिस्कस देयर रोल। अरे यार, जब आप सिविल सोसाइटी पढ़ रहे हो तो आपको उसका रोल पूरा अच्छे से पता है, अवेयरनेस में, मोबिलाइजेशन में, सब कुछ पता है। अब उसमें जब आपने कुछ एग्जांपल्स किए होंगे तो डेफिनेटली क्या आपने एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के एग्जांपल नहीं किए होंगे क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, क्या ये नहीं किया होगा क्या? बिल्कुल किया होगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं सर मैं फार्मर प्रेशर ग्रुप्स अलग से पढ़ूंगा, नहीं सर मैं एनवायरमेंटल प्रेशर अलग से पढ़ूंगा, विमेन प्रेशर अलग से पढ़ूंगा, तब तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ लिया तो लिख नहीं पाओगे। भैया एक आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, ये मेरा फ्रेमवर्क है, मेरा प्रेशर ग्रुप्स का, मेरा जो भी सिविल सोसाइटी का। उसके बाद मेरे को एग्जांपल्स पता है हर एक डोमेन के, मुझसे क्वेश्चन आएगा वही जनरल चीज मैं लिखूंगा। मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओवर एनवायरमेंटल इशू, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओवर विमेन इश्यूज, जो मुझसे पूछा जाएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल ओवर फार्मर इश्यूज, तो वो फार्मर प्रेशर ग्रुप्स, तीनों क्वेश्चन पूछ चुके हैं। वही सेम एडवोकेसी ऑफ राइट्स, अब एनवायरमेंट में ट्राइबल राइट्स, क्योंकि वहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनकी लाइवलीहुड, विमेन, एडवोकेसी ऑफ विमेन राइट्स। आपको इतनी समझ आनी चाहिए फ्रेमवर्क, व्हाट आई मीन विद दैट फ्रेमवर्क गाइस, सो डू दैट, क्लियर? सो इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या ई गवर्नेंस, वॉट एवर यू सी इट हियर गाइस, ये सब के सब स्टैटिक टॉपिक है। अब आप ये देखो थर्ड सेक्टर, थर्ड सेक्टर एक्चुअली में थोड़ा ब्रॉड है यहां पे, लेकिन इसकी जो माइक्रो थीम्स बताऊं, सिविल सोसाइटी, दैट इज प्रेशर ग्रुप्स आल्सो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, एनजीओ, वो इतनी बड़ी कैटेगरी है, इसीलिए यहां पे एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल रहा है, हमेशा एक क्वेश्चन यहां से, ई गवर्नेंस इज आल्सो हैविंग अ कंटिन्यूअस। मुझे ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रेडी करके जाइए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इंडिया स्टैक, हमने दिया हुआ है चेकमेट में ऑलरेडी। मतलब ऐसा क्यों सर? क्योंकि इन द बैकग्राउंड ऑफ गोइंग मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन, सर हमारा डीपीआई जो है, डीपीआई की अगर आप मीनिंग समझोगे आपको समझ में आएगा, इंडिया स्टैक जो हमारा इंडिया डीपीआई है, तो आपको रियलाइज होगा हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। अदरवाइज इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आता है ई गवर्नेंस का, वो फिर और घुमा फिरा के वही ई गवर्नेंस के कंटेंट में। लास्ट ईयर हाँ बिल्कुल आया सर ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन, लेकिन आप उतनी स्पेसिफिक डायमेंशन कभी भी नहीं पढ़ सकते, आप कितना भी कर लो। हाँ, सिर्फ आपको ये आइडिया लग गया ना क्वेश्चन से कि ई गवर्नेंस का ये जो क्वेश्चन है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन टेक सेंट्रिक, मतलब मेरे को जो चैलेंजेस बताने वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बताने, ना कि अवेयरनेस सेंट्रिक। सो ये छोटी छोटी चीजें अब तो आप जब चैलेंजेस पढ़ते हो आपको खुद ही समझ में आनी चाहिए। क्लियर? लाइक दिस यू हैव दिस, and then I am also assuming one question on here, universal health coverage, one question on human resource and poverty पे last year आ गया, one question could here also on the development and welfare। तो अगेन इसमें मेरे को उम्मीद है कि एक सेक्शन आपका ना डेवलपमेंट या वेलफेयर स्कीम्स पे आप पूछ सकते हो ओवरऑल, एक हेल्थ पे स्पेशली द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आयुष्मान भारत योजना। आपको पता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 5 ईयर से ऊपर हो चुका है, कुड बी दैट, यस और नो? सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एजुकेशन में पिछले कई साल से क्वेश्चन नहीं आया, तो शायद एजुकेशन में पूछ ले, चीटिंग वाले क्वेश्चन में पूछ ले, तो क्या पॉसिबिलिटी? पॉवर्टी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, आ जाए तो आपके लिए लकी है, बट स्टिल आई एम नॉट एज्यूमिंग कि पॉवर्टी से इस बार क्वेश्चन आएगा। एंड देन लास्ट आईआर, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस श्योर होते हैं, 4। लेकिन ये 4 क्वेश्चंस, अब इसको तैयार कैसे करना है, आज मैं आपको आईआर की एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं। आईआर की वो सीक्रेट ट्रिक कि जिससे आपका आईआर सिर्फ 4 to 5 डेज में रेडी हो सकता है, एंड वो 4 to 5 डेज जिसमें आपको सिर्फ आधा दिन पढ़ना है, ना कि पूरा दिन पढ़ना है। कैसे? आईआर के अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, दैट आईआर क्वेश्चंस आर मेनली करंट बेस्ड, मतलब दैट इज द इश्यूज विच आर कमिंग अप, दैट इज करंट लेड इश्यूज। सो 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस मिनिमम, मैं क्यों, ताकि ना जस्ट लाइक कि 4 नहीं आए तो आप मेरे पे चढ़ के आ जाओ। मुझे तो उम्मीद यही रहती है कि 4 के 4 क्वेश्चंस
आपको करंट बेस्ड मिल जाएंगे। देयर इज नो चांस कि गए पूछा अरे व्हाट इज पंचशील, व्हाट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, ना 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 ना, देयर इज अ वेरी वेरी ना रेयर चांस। तो सर आप आईआर की तैयारी कैसे करें? आप लोग कितनी मेहनत से आईआर के लिए बुक्स पढ़ते हो और ये सब कुछ, नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं आईआर की। आपने अभी देखो मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज चलेगी, उस टेस्ट सीरीज का आप आईआर की दो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले लो और किसी एक इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन ले लो। सिर्फ इन चीजों को कर लो, आईआर के 4 में से 3 क्वेश्चन मुझे पता है डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। क्यों चौथा नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि वो चौथा सर ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन जो है ना वो टेस्ट सीरीज कोई प्रिडिक्ट कर पाता है, ना सर वो कोई कंपाइलेशन प्रिडिक्ट कर पाता है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। आईआर को तैयार करने का इससे फास्टेस्ट तरीका और द बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। कोई मुझे बोले सर मैं आईआर बचपन से स्टार्ट करता हूं कि इंडिया का ना कोल्ड वॉर एरा से, या कोल्ड वॉर भी क्यों, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो मैं पहले सर पंचशील पूरा पढ़ता हूं, फिर अपने नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ता हूं, सर मैं फिर इंडो चाइना पढ़ता हूं। वो फाउंडेशन के लिए ना, आपको मेंस देना है इसी साल देना है ना, अगले साल थोड़ी नहीं देना है। जिसको अगले साल देना है पढ़ लो भैया, बेस बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको इतना टाइम है कि यार सर मैं तीन तीन दिन पूरे दे सकता हूं, करके देखो यार ट्रिक। ये मैंने अपने अटेम्प्ट में सीखी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। पहले अटेम्प्ट में देखो, हम लोग तो ना वाले जमाने के हैं जब हम लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हुई है, तभी आप देखते होगे कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल इज वे डिफरेंट देन यू आर सीइंग करेंटली, क्योंकि हम लोग वो बुक्स पढ़कर आए। अब मैंने जब पहले अटेम्प्ट में पहला मेंस लिखा था, मेरे पे टाइम भी नहीं था, तब भी मेरे को किसी ने बताया ही नहीं ऐसी ट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तैयार किया कि यार नहीं यार चलो मैं पढ़ लेता हूं। मैंने आईआर की बुक्स पढ़ी, एग्जाम देने गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार मैंने इतना सारा पढ़कर आया, लिखना तो मेरे को बहुत लिमिटेड था आईआर में। तो मैंने क्या किया फिर, जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं आईआर की ट्रिक समझ गया हूं, आईआर के क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ ऐसे ही आएंगे कि 4, मतलब आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज करी 2 इंस्टीट्यूट के और एक का कंपाइलेशन लिया, उसमें से 4 में से 3 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। और सही में वैसे आ गए। उसके बाद से लेके आज तक शायद जो स्टूडेंट मेरे से मिलने आता है, मैं उसको हर एक को बोलता हूं आईआर अभी छोड़ दो, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि कैसे होना है। मुझे आईआर जबकि पढ़ाना नहीं आता अच्छे से, मुझे आईआर की एक अंडरस्टैंडिंग बस है, लेकिन अगर मुझसे बोलोगे सर आईआर पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। लोग बोल लेते अरे यार मैं आईआर पढ़ा दूंगा, अरे यार देख के तो कुछ भी पढ़ाना ये होता है कि आपके दिमाग में ना इंस्टिल करना वो कॉन्सेप्ट, टाइमलाइंस कैसे बनाना। तो मैंने तब ये रियलाइज कर लिया कि नहीं, मैं स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि आईआर में टाइम मत वेस्ट करो, जो मैंने किया था अपने पहले अटेम्प्ट में। मुझे पता है वो पहला अटेम्प्ट और पहला मेन जब कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो क्या दिक्कत होती है। अगर कोई मुझे ऐसे बताया होता तो शायद मेरा और अच्छा भला होता। बट नेवरदलेस आई एम लाइक कि वो ट्रिक्स आपको ना खुद निकालनी होती, और वो ट्रिक मैंने निकाली कि भैया मैंने सिर्फ बताया कि यही 3 दिन पढ़ो, 2 टेस्ट सीरीज, एक कंपाइलेशन, आईआर के आपके आंसर्स सॉर्टेड, आईआर के आपके आंसर सॉर्टेड। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर आईआर। तभी आप देखना, आपको जो हमने चेकमेट भी दी ना 1 पेजर मेंस नोट्स, उसमें क्या आईआर का कंटेंट हमने आपको हार्ड कॉपी में दिया? नहीं। हमने क्या बोला, आईआर का कंटेंट मैं आपको कब दूंगा? सॉफ्ट कॉपी में। कब दूंगा? 15 से 20 जुलाई, क्योंकि तब तक मेरे पे करंट डाटा होगा। मैं करंट डाटा होगा, मुझे पता है कि क्या देना है कंटेंट, और मुझे पता है मेरा क्लिक कर गया। मेरे को थोड़ी नहीं स्टोरी बनानी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना, that is not at all required. That is how guys we work on each and every aspect कि आपका 1 मिनट टाइम भी कैसे बच सकता है। तो लाइक वी आर डूइंग दैट एस्पेक्ट ओनली। क्लियर? ये थी ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किए, देयर वेरी गुड चांस कि वो आपको इस साल मिल जाए। बट अगेन सर, जब तक आप मुझे एक पेपर का नहीं बताओगे, मैं कैसे मान लूंगा कि 8 से 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पेपर के वो आते ही आते हैं पीवाईक्यू से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए। देखो ये एनालिसिस क्वेश्चन है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन सर करप्ट प्रैक्टिसेस जब है, देखो मुझे पता था कि पीवाईक्यू आ चुका है करप्ट प्रैक्टिसेस पे। जब मुझे पता है कि पीवाईक्यू आ चुका है करप्ट प्रैक्टिसेस, तो उससे अपडेट करके मैंने पल्स हैंड रिटन नोट्स मेंस लेकर आया था 2024 में।
जब मैं 2024 में लेकर आया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है करप्ट प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसी के अराउंड इंफॉर्मेशन, अगर मैंने उसी के अराउंड जो इंफॉर्मेशन है वो और स्टूडेंट को दे दी, तो शायद फ्यूचर में क्वेश्चन जो आएगा वो उसी के लिए, भले के लिए होगा। और ये क्वेश्चन देखो, देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। इस पीवाईक्यू के बेसिस से हमने नोट्स तैयार किया, और नोट से डायरेक्टली, ना कि सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस, ना कि सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये दोनों टर्म्स बहुत क्लियर थे। मतलब आपके पास 10 मार्क्स में से सिर्फ एनालिसिस आपको करनी है, बाकी चीज आप क्लिक कर सकते थे। और ये क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है। यार अगर पीवाईक्यू में लिखा है, आप उसके आसपास तो जानने की कोशिश करोगे ना। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मुझे ये बताओ। आप न्यू कोर्सेस, न्यू मॉड्यूल्स, न्यू टॉपिक्स जानने के लिए एकदम उत्सुक हो, लेकिन जो पुरानी चीज है उसी को अगर आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो पीवाईक्यूज को, उससे आपका क्या घाटा हो जाएगा। दैट विल बी द बेस्ट आरओआई ऑन योर टाइम। नेक्स्ट, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल वाला। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क, जो भी है यूनियन गवर्नमेंट एंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, लिमिटेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में अटॉर्नी जनरल का। बताओ। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट सेम, तो भैया एग्जैक्ट सेम क्यों दे देगा यूपीएससी? गजब है ना। माइक्रो थीम्स, आप ये समझो मैं मेजर थीम्स नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर माइक्रो थीम्स। अब ये आ गया, इस पे नहीं आएगा, डोंट वरी, अब इसमें नहीं आएगा। सर सिविल सोसाइटी, विमेन सोशल कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर। अरे यार सोशल कैपिटल, विमेन सोशल कैपिटल कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। सिविल सोसाइटी में क्वेश्चन आया 2013 विमेन सोशल कैपिटल से रिलेटेड। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप पे तो एकदम बखेरो क्वेश्चन से, बस घुमाया है थोड़ा। ये देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर विमेन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। क्लियर? तो भैया यही तो एम्पावरमेंट है, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे रहे हो, जेंडर इक्विटी दे रहे हो उसको, तभी रिप्रेजेंटेशन। आप जेंडर इनइक्वालिटी, ऑल दिस थ्रू द माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सोशल कैपिटल ही तो है। ये क्या है? सो आप ये समझो, आपको अगर ये पीवाईक्यू जो रेडी है, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपको पीवाईक्यू रेडी है विथ अपडेटेड डाटा, ये क्वेश्चन इजी था आंसर करना। लुक एट दिस, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। मैं बिल्कुल मानता हूं सर, ये जो क्वेश्चन है दैट इज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपने ई गवर्नेंस पढ़ा है, उसमें चैलेंजेस पढ़े हैं, मैं कहता हूं पूरे क्वेश्चंस नहीं, थोड़े चैलेंजेस तो आप लिख सकते थे ना, टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन, देन यूजर सेंट्रिक। बता सकते थे ना कि यूजर सेंट्रिक में आप मुझे बताओ डिसेबिलिटी पॉपुलेशन के लिए क्या ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं, नहीं है ज्यादा, है ना। अगर लैंग्वेज वाला इश्यूज वो बताओ, है ना, कैसे फोकस्ड है टेक्नोलॉजी, तो वहां पे डिजिटल इलिटरेसी बताओ। तो कुछ चैलेंजेस तो आप लिख सकते हो ना गाइस, लेकिन वही है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परसीव्ड एज, ऑफन वर्ड मतलब शायद हो सकता है उन्होंने भी चैट जीपीटी से बनाया हो, बट आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। डू यू एग्री? भैया कितनी बार ये मुद्दा डिस्कस हुआ है सिविल सोसाइटी का, बीइंग नॉन स्टेट, एंटी स्टेट, देन नॉन स्टेट। अभी आप इतने क्वेश्चंस है सिविल सोसाइटी पे, और सबसे अगर आप मिला लोगे ना, समझो से पीवाईक्यू कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा यार। ये क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फल्क्रम व्हिच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस अलाइक। ये देखो पीवाईक्यू 2021, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, फाउंडेड ऑन द एसेंशियल फैसेट्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन। बताओगे ना यहां पे भी, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल। तो यहां पे अगर आपने ये तैयार किया जुडिशियल डिसीजंस, मेंशन कर सकते हो ना यहां पे। क्लियर? अब इसकी एप्लीकेशन टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये देखो, बस लिंक ही तो करना है। देखो अंदर का कंटेंट तो पीवाईक्यू दे रहा है ना आपको आंसर का। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट। डन। लुक एट दिस क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन लग रहा है ये तो यूपीएससी इससे ज्यादा सेम टू सेम क्यों दे देगा। और Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institution with a few procedural hurdles. इसमें आपको procedural and substantive limitations find out करनी on the amending power of parliament. ये रहा, parliament power to amend the constitution is limited. Limited मतलब आपको पता होगी ना कि क्या limitations है। Clear?
वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर? नो, वो खुद ही अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है. सुप्रीम कोर्ट कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बताओ क्या इन दोनों से ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हो जाना चाहिए. लेकिन कौन आपको सिखाए कि पीवाईक्यूज सर कौन करे? आपको तो मजा आता है ना. मैं बच्चों को देखता हूं कि उनके पास एक लक्ष्मीकांत है, लेकिन जैसे ही लक्ष्मीकांत का न्यू एडिशन आता है उनको लगता है सर मैं न्यू एडिशन पढ़ता हूं. अरे आप पुरानी को ही क्यों नहीं, एक को ही, दो को, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसी से करो ना. आपको लगता है नहीं सर ये टीचर कुछ और नया पढ़ा देगा. आपने पीवाईक्यूज पढ़े हैं नहीं, पीवाईक्यूज को अच्छे से समझा है नहीं. भैया नए टीचर आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ाएगा, वो शायद आए नहीं है. मैं आपको अभी जीएस पेपर 2 आप देख रहे हो, जीएस पेपर 3 भी दिखाऊंगा, जीएस पेपर 1 भी दिखाऊंगा, और आपको रियलाइज होगा हाँ यार सर जो बोल रहे थे ना 8 से 10 क्वेश्चन वो डेफिनेटली है इसमें. आप समझ रहे हो? जो मैंने आपको बोला था कि भैया 8 से 10 क्वेश्चन हर पेपर के, 10 से ऊपर ही है. लेकिन हमेशा मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ी सी डिफेंसिव साइड में रहता हूं कि नहीं 8 से 10. क्यों? क्योंकि यार एक बार आपकी बात पे अगर जब लोग भरोसा कर रहे हैं, एक क्रेडिबिलिटी है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते. आप कम से कम बच्चे को होप दे रहे हो तो उतनी होप दो यार. 8 क्वेश्चन की होप है कि इतना आप करके चले जाओ. क्यों झूठी होप देनी है? हाँ कभी आ गए 10 से ऊपर तो फिर आप यही बोलोगे अरे 11 क्वेश्चन, वो तो झूठ हुआ ना. तो क्रेडिबिलिटी अगर आपको इसीलिए बनती है जब आपने बोल दिया कोई बात नहीं 8 क्वेश्चन, दैट्स इट. इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया, लुक एट दिस. जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ एनजेक पढ़ोगे तो आपको क्या कोलिजियम सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा कि भैया क्या है कोलिजियम सिस्टम, उसका अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म. Look at this. Examine the evolving pattern of center-state financial relations in the context of planned development. How far the recent reforms impacted the fiscal federalism? Look at these questions. Easily. सर यहाँ पे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जीएसटी. क्लियर? टू व्हाट एक्सटेंट इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट, तो हमें ये पता चलेगा. सर यहाँ पे व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन और suggest measures to be adopted to build the trust between the center and the states and for strengthening the federalism, and what changes the government has taken in the domain of center state. तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल वाले भी लिखोगे ना, भले उसके अलावा भी, लेकिन फिस्कल वाले भी लिखोगे ना, फाइनेंशियल वाले भी. So this can help in answering this particular question. Look at this. What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policy and advocating. मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं सर ये स्पेसिफिक टू एनवायरमेंट है, शायद एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आया एक भी, है ना. लेकिन सर प्रेशर ग्रुप्स पे क्वेश्चन नहीं है, सिविल सोसाइटी पे नहीं है. भैया रोल वही रहता है, सिर्फ आपको नाम बदलने होते हैं एग्जांपल्स के, दैट्स इट. तो कुछ क्या आपके पास नाम नहीं होंगे? क्या आपके पास पीटा नहीं है? क्या आपके पास ग्रीन पीस नहीं है? क्या आपके पास नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं है? क्या आपके पास चिपको मूवमेंट नहीं है? आपके पास बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, फॉर्मलाइज्ड इनफॉर्मल दोनों तरीके के, और सिविल सोसाइटी का कंटेंट है. ठीक है. Look at this. Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle East. ठीक है, चलो. How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectory in the coming year? अभी देखो same question. The question of India's energy security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries. Total आप काउंट कर लो, देखो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 क्वेश्चन. मैं कह रहा हूं 11 नहीं, इसको आप किसी को मानो पार्शियल, किसी को मानो अपने हिसाब से आधा. टोटल 8 क्वेश्चन तो हो गए ना, 8 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे ना, नो डाउट अबाउट दैट. और ये है पावर पीवाईक्यूज की. और जब ये हमने लास्ट ईयर हमने समझा कि नहीं यार स्टूडेंट थोड़ा भटक रहा है, इतने कम टाइम में हम क्या स्टूडेंट को दें कि यार उसके लिए ये बन जाए कि हाँ यार मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए दिस पर्टिकुलर एरिया. और हमने डिसाइड किया दैट इज पीवाईक्यूज. और पीवाईक्यूज पे जब हमने लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया अपना कोर्स मेंस पीवाईक्यू सूत्र, व्हिच इज अबाउट थीमेटिक डिस्कशन ऑफ 400 प्लस मेंस पीवाईक्यूज अलोंग विथ हैंड रिटन मॉडल आंसर्स. और पहले ही साल में उस कोर्स ने हमें रैंक दी AIR 474. AIR 474 has been a student of mains PYQ Sutra. But
मुझे पता था ना, हमें जब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हमें पता होता है कि स्टूडेंट्स की क्या और कमी है। स्टूडेंट्स हमसे डिमांड कर रहे थे, सर आपने कोर्स तो लॉन्च कर दिया लेकिन सर इवैल्यूएशन नहीं लॉन्च किया, पीवाई इवैल्यूएशन। हम लेकर आए इसलिए इस बार मेंस पीवाईक्यू सूत्रा प्लस, thematic discussion of 400 plus mains PYQs, handwritten model answers, but more importantly अनलिमिटेड PYQ वैल्यूएशन। उस पर्टिकुलर थीम पे जो क्वेश्चंस आए हैं आप सबमिट करो, हमसे वैल्यूएट करवाओ। लेकिन आंसर राइटिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, PYQ से बेटर कोई सोर्स नहीं है गाइस, अभी पहला कोई सोर्स नहीं है। दैट इज मेंस PYQ सूत्रा प्लस। लुक एट दिस वे हाउ वी वर डिस्कसिंग और डिस्कस्ड द टॉपिक। सबसे पहले हमने कोई भी क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बनाया, डिकोडिंग करी और उसके बाद हमने उसको कंटेंट भी सर्व किया। तो दोनों चीजें, हम आंसर राइटिंग भी सीख रहे हैं, टेम्पलेट्स भी सीख रहे हैं, एट द सेम टाइम कंटेंट भी। क्लियर? द टोटल 100 plus hours on the PYQs discussions that have gone into this. Clear? Then you look at the model answers जो हमने प्रिपेयर किया है, हैंड रिटन मॉडल आंसर्स। क्लियर? हर एक टर्म हमने देखो कैसे डिकोड किया है। ईच आंसर इज रिटन लाइक दिस ओनली। फैक्चुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर लिखा है यहां पे, हेडिंग सब हेडिंग हर एक के एग्जांपल दिए आप देखोगे पिंक कलर से, ठीक है। फिर इनोवेटिव प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, कंक्लूजन जैसे यहां पे बेस्ट प्रैक्टिस। सो टेम्पलेट बेस्ड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, use of diagrams, use of content enrichment, all this is given in the handwritten format guys. So this is all about our PYQs Connect series guys, and highlighting the importance of PYQs for your mains preparation. Thank you.